आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? टाइम। हाँ, हम सबको लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो हम कितनी सारी चीजें कर पाते, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये हमारी दुनिया को मैनेज करने का एक तरीका है जो अक्सर हम गलत समझते हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप अपने दिमाग को समझ पाए, उसे मैनेज कर पाए, तो आप टाइम को ऑटोमेटिक मैनेज कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अपने माइंड को कैसे मैनेज करना है। क्या आप तैयार है अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो हम सबकी लाइफ को बदल सकता है, और वो है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम मैनेज करना हमारी असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है? तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन है? हमारी सोसाइटी में सबको लगता है कि टाइम को मैनेज करके सब कुछ आसान हो जाएगा। हमारे दिन का शेड्यूल बिल्कुल टाइट हो, हर मिनट को मैक्सिमाइज करना। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने दिन का हर मोमेंट प्लान कर लेंगे तो हम एफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट एक्चुअली फ्लॉड है, क्योंकि हमारे दिमाग के टाइम को मैनेज करना आसान नहीं है। अगर हम हर मिनट को कंट्रोल करेंगे तो हम अपने नेचुरल ब्रेन प्रोसेस को इग्नोर कर रहे हैं। इस बुक के ऑथर डेविड कार्डवी ये कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी चीज है माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ये सिंपल है, अपने दिमाग को समझना, अपने मूड को समझना, अपनी एनर्जी साइकिल को समझना और उनको अपने काम से मैच करना। हम सबके पास लिमिटेड एनर्जी है, और अगर हम अपने टास्क को अपने मेंटल स्टेट के हिसाब से अलाइन करते हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मान लो आपका दिमाग सुबह बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक होता है, तो आप अपने मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जैसे क्रिएटिव राइटिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग को सुबह के टाइम पे करें। लेकिन अगर आप शाम को थके हुए हैं तो आपको सिंपल टास्क करना चाहिए, जैसे ईमेल्स चेक करना, स्मॉल मीटिंग्स अटेंड करना। ये अप्रोक्सीमेट टाइम मैनेजमेंट से बेटर है, क्योंकि आप अपने नेचुरल मेंटल स्टेटस को समझ रहे हो और काम को उसी हिसाब से मैनेज कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने दिन को प्लान करते हो तो टाइम के पहलू को छोड़ के अपने माइंड को मैनेज करना। जब आप अपने ब्रेन को समझकर काम करोगे, आपको न सिर्फ ज्यादा काम मिलेगा बल्कि ज्यादा क्रिएटिविटी और हैप्पी भी फील करोगे। फिर आता है चैप्टर 2, द मिथ ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, हर जगह पे सब कह रहे हैं कि जितना जल्दी काम हो उतना अच्छा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच हमारी प्रोडक्टिविटी को एक्चुअली स्लो कर रही है? सबसे पहले एफिशिएंसी का मतलब है कम टाइम में ज्यादा काम करना। हम सोचते हैं कि अगर हम अपना काम जल्दी खत्म करेंगे तो हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन इस बुक के ऑथर हमें ये बताते हैं कि एफिशिएंसी एक मिथ है। आप जल्दी काम करने में इतना बिजी हो जाते हो कि आप गलत काम कर रहे होते हो। अगर आप अपने काम को एफिशिएंटली कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो। अगर आप अपने किसी भी टास्क को 30 मिनट्स में खत्म कर देते हो पर उस टास्क की क्वालिटी काफी लो थी, तो क्या ये सच में एफिशिएंट है? इमेजिन करो कि आप एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, लेकिन आपने किसी जरूरी चीज को स्किप कर दिया। अब अगर आपने वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं की तो पूरा काम यूजलेस हो सकता है। एफिशिएंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी और फोकस काफी इम्पोर्टेंट है। जल्दी काम करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और आप क्रिएटिवली डेड हो जाते हो। एफिशिएंसी के चक्कर में आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को मिस कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आप जल्दी काम कर रहे हो, तब अपने आप से पूछना, क्या ये काम एफिशिएंट है या सिंपली रश्ड है? फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी, नॉट जस्ट स्पीड। फिर आते हैं हम चैप्टर 3 पे, द क्रिएटिव एज। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, द क्रिएटिव एज। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, द क्रिएटिव एज। हम एक क्रिएटिव एज में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं वही आज के जमाने में सक्सेस हो रहे हैं। डेविड कार्डवी कहते हैं कि आज के टाइम में जो लोग क्रिएटिव सोच रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की इस एरा में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या एफिशिएंसी का कोई फायदा नहीं है अगर आप क्रिएटिव नहीं हो।
हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो या आर्ट, क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। अब ये क्रिएटिविटी कैसे आती है? ये आती है माइंड मैनेजमेंट के थ्रू। जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स्ड और फोकस रखते हो तो आप नेचुरली क्रिएटिव होते हो। तो माइंड मैनेजमेंट के थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट स्टीव जॉब्स और एलन मस्क। उन्होंने कभी टाइम को मैनेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आइडियाज को मैनेज किया। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपने गोल्स के साथ अलाइन किया और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। आज के टाइम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो टाइम के चक्कर में मत उलझो, अपनी क्रिएटिविटी को मैनेज करो और अपनी लाइफ को एक क्रिएटिव जर्नी बनाओ। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 4 की, द एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ये जो क्रेज है, ये कहीं ना कहीं आपको फील करवाता है कि आप हर वक्त टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हो। लेकिन आज हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का एंड क्यों आना चाहिए। डेविड कार्डवी ये कहते हैं कि हमारे डिजायर्स टाइम के साथ हमें जिंदगी का असली मजा मिस करने पर मजबूर कर रहे हैं। जब आप टाइम मैनेजमेंट को अपनी लाइफ का मेन फोकस बना लेते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी और मेंटल पीस को इग्नोर करने लगते हो। टाइम मैनेजमेंट का कांस्टेंट प्रेशर आपके दिमाग को थका देता है। फोकस शुड बी ऑन हाउ टू मैनेज मेंटल एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। अगर आप माइंड मैनेजमेंट के साथ काम करते हो तो आप नेचुरली टाइम को मैनेज कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ को टाइम के अंडर कंट्रोल करके नहीं चलाना है, बल्कि अपने टाइम को समझ कर चलाना है। जब आप अपने माइंड को मैनेज करोगे, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। फिर आता है चैप्टर 5, टाइम वर्शिप। ये टाइम वर्शिप का क्या सीन है? हम हर वक्त टाइम को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? आज हम इस टाइम वर्शिप के फॉल्स बिलीफ को तोड़ने वाले हैं। डेविड कार्डवी ये कहते हैं कि हम टाइम को एक डेडिकेटेड चीज समझते हैं। हम सोचते हैं कि जो ज्यादा टाइम मैनेज करेगा वही सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये एक मिथ है। टाइम को वर्शिप करना हमें बस स्ट्रेस और प्रेशर दे सकता है। आपने देखा होगा कि काफी लोग टाइम को वर्शिप करते हुए अपने वीकेंड्स पर भी काम करते रहते हैं। ये ज्यादा टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करो ताकि आप ज्यादा क्रिएटिव हो सको। टाइम को वर्शिप करना आपको इमोशनल और मेंटल बर्नआउट तक ले जाता है। आपको अपने माइंड को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। माइंड मैनेजमेंट टाइम को नेचुरली मैनेज करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप टाइम को वर्शिप करो, तब आप अपने आप से पूछना, क्या ये टाइम की वर्शिप है या अपने माइंड का ज्यादा केयर करना है? अपने माइंड को समझकर आप टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। फिर आता है चैप्टर 6, व्हेन यू सेव टाइम कीप इट। अरे यार, हम सबके पास टाइम काफी कम होता है और हम सबको लगता है कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप टाइम सेव कर रहे हैं तो उस टाइम का क्या होता है, कहाँ जाता है वो टाइम? हम सब आजकल हर चीज में टाइम सेव करना चाहते हैं। ऑफिस के टास्क से लेकर घर के काम तक हम हर जगह टाइम की तलाश में रहते हैं। लेकिन जब हम टाइम सेव कर लेते हैं तो क्या होता है? क्या हम उस टाइम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? डेविड कार्डवी कहते हैं कि जब हम टाइम सेव करते हैं तो हम उस टाइम को किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम बस ऐसे ही टाइम को वेस्ट कर देते हैं। यानी हम सेव करते हैं पर उसका फायदा उठाना भूल जाते हैं। मान लो आपने अपने ऑफिस के काम को जल्दी फिनिश कर दिया और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया। अब आप उस टाइम को खुद के लिए कुछ अच्छा करने में यूज कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपनी हॉबीज को कंटिन्यू कर सकते हो या फिर अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अक्सर हम वो एक्स्ट्रा टाइम टीवी देखने या सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं। टाइम को सेव करने के बाद उसका प्रॉपर यूज करना ज्यादा जरूरी है। जब आप टाइम को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करेंगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। टाइम को सेव करना काफी इजी होता है, लेकिन उस टाइम का प्रॉपर यूज करना काफी चैलेंजिंग होता है। हम टाइम को वेस्ट करने में ज्यादा बिजी रहते हैं जब हमें लगता है कि हम टाइम सेव कर रहे हैं। जब टाइम सेव करते हैं उसका एक गोल होना चाहिए, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट या क्रिएटिव वर्क। सो टाइम सेव करना जरूरी है, लेकिन उस टाइम का इस्तेमाल आप अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए करो, तभी उस टाइम का असली फायदा मिलेगा। फिर आते हैं हम चैप्टर 7 पे, द 2 फॉल्स एजम्पशंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपने कभी सोचा है कि जो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हम फॉलो कर रहे हैं
वो सही भी है या नहीं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे एजम्पशंस के बारे में जो हम सबके माइंड में होते हैं पर वो गलत है। डेविड कार्डवी इस चैप्टर में दो कॉमन फॉल्स एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं जो लोग टाइम मैनेजमेंट के टाइम करते हैं। एजम्पशन 1, सबको एक ही शेड्यूल सूट करेगा। हर किसी का दिन अलग होता है, हर किसी का एनर्जी लेवल अलग होता है और हर किसी का वर्क स्टाइल अलग होता है। जब हम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को जेन्युइन तरीके से फॉलो करते हैं तो हम अपनी यूनिकनेस को इग्नोर कर देते हैं। मान लो आपका दोस्त मॉर्निंग में ज्यादा प्रोडक्टिव है लेकिन आप नाइट आउल हो। अगर दोनों सेम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो करेंगे तो दोनों को डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। सो आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करो और दूसरे के टाइम मैनेजमेंट को आप फॉलो मत करो। एजम्पशन 2, ज्यादा काम करना ही प्रोडक्टिव होना है। ये बिलीव हम सबके माइंड में होता है, अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव है। लेकिन डेविड कार्डवी कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है बल्कि अपने काम को सही तरीके से मैनेज करना भी है। मान लो आप 10 घंटे काम कर रहे हो लेकिन अगर उसमें आपका फोकस ही नहीं है तो वो काम बेकार हो सकता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्वालिटी का काम करना है, ना कि क्वांटिटी का काम। हर किसी का टाइम मैनेजमेंट स्टाइल अलग होता है, अपने एनर्जी साइकिल को समझकर काम करना चाहिए। ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट को अपनी नीड्स के हिसाब से पर्सनलाइज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। अपने पर्सनल स्टाइल को समझकर अपने गोल्स के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं हम चैप्टर 8 में, बियॉन्ड टाइम मैनेजमेंट। ये चैप्टर कुछ हटके है क्योंकि ये हमें टाइम मैनेजमेंट से भी आगे सोचने के लिए बोलता है। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि टाइम मैनेजमेंट के बियॉन्ड भी कुछ है। जब हम अपने माइंड को समझते हैं, अपने एनर्जी साइकिल को समझते हैं तो हम टाइम के लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं। डेविड कार्डवी कहते हैं कि हमारा फोकस टाइम मैनेजमेंट पे इतना ज्यादा हो गया है कि हम अपने माइंड के एक्चुअल पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम अपनी मेंटल एनर्जी को मैनेज करेंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। आप अपने दिमाग को एक गार्डन समझ सकते हो। अगर आप उसमें सही सीड्स मतलब आइडियाज डालोगे और उनको नर्चर करोगे मतलब फोकस एफर्ट दिखाओगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे बिना टाइम का प्रेशर फील किए। माइंड मैनेजमेंट से टाइम मैनेजमेंट नेचुरली इम्प्रूव हो जाता है। फोकस ऑन वर्किंग विथ योर माइंड्स नेचुरल रिदम्स, नॉट जस्ट फॉलोइंग अ रिजिड टाइम शेड्यूल। पर्सनल ग्रोथ एंड क्रिएटिव वर्क जब होते हैं जब आप टाइम के बारे में सोचना बंद कर देते हो। टाइम मैनेजमेंट के बियॉन्ड सोचो। जब आप अपने माइंड को मैनेज करोगे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने पैशंस और गोल्स के लिए। फिर आता है चैप्टर 9, व्हाई आई मूव्ड टू अनदर कॉन्टिनेंट। आज हम बात करेंगे एक पर्सनल डिसीजन के बारे में क्योंकि डेविड कार्डवी ने अपनी लाइफ का एक मेजर डिसीजन लिया था। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट पे मूव किया था। डेविड कार्डवी कहते हैं कि जब हम अपनी लाइफ को एक मोनोटोनस शेड्यूल में बंद कर देते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को लिमिट कर लेते हैं। जब उन्होंने अपने फैमिलियर एनवायरनमेंट को छोड़ा तब उन्हें अपने मेंटल स्टेट को नई डायरेक्शन देने का चांस मिला। मूविंग टू अ न्यू प्लेस वाज अ डिसीजन, नॉट जस्ट टू चेंज द प्लेस। किसी नई जगह पर जाना सिर्फ एक जगह बदलने का डिसीजन नहीं था बल्कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव से खुलना भी था। मान लो आप एक ही जगह पर इतने टाइम से रह रहे हो कि आपके सराउंडिंग्स आपको न्यू आइडियाज और इंस्पिरेशंस मिलते ही नहीं है। अगर आप नए एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हो जैसे नई जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, तो आपका माइंड भी नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी होता है अपने क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए। लाइफ को न्यू एक्सपीरियंस के साथ जीना आपकी मेंटल हेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है। Moving to a new environment can unlock new opportunity and mental energy. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और लाइफ के नए एक्सपीरियंस के साथ जियो। जब आप नए चैलेंजेस को अपनाते हो तभी आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। फिर आते हैं हम चैप्टर 10 पे, अलाइनिंग वर्क विथ मेंटल स्टेट्स। ये चैप्टर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने मेंटल स्टेटस को समझकर हम अपने काम को अलाइन कर सकते हैं। सो आप लोग रेडी हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। डेविड कार्डवी कहते हैं कि अपने काम को अपने मेंटल स्टेटस के साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम करते वक्त अपने मेंटल स्टेट को समझते हो तो आप नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। हमारा मेंटल स्टेटस
सुबह के टाइम से लेकर शाम तक बदलता रहता है। जब आप अपने काम को अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से एडजस्ट करते हो तो आप ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव रहते हो। एंड डिफरेंट मेंटल स्टेटस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। आपको अपने माइंड के स्टेटस को समझने से अपने टास्क को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। अपने काम को अपनी मेंटल स्टेट के साथ अलाइन करके आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। कभी भी अपनी मेंटल एनर्जी को समझकर काम करो। फिर आते हैं हम चैप्टर 11 पर, एनर्जी एंड फोकस साइकिल्स। यार क्या आपको पता है कि हमारे एनर्जी और फोकस का भी अपना एक साइकिल होता है? हाँ, जो कि आपके मूड या एनर्जी लेवल को समझकर काम करते हैं, वो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। अगर आप इस साइकिल को समझ जाओगे तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। डेविड कार्डवी कहते हैं कि हमारा एनर्जी और फोकस का साइकिल समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग को हर दिन कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ज्यादा एनर्जी मिलती है और कुछ स्पेसिफिक टाइम पे थक जाता है। अगर हम अपने टास्क को इस एनर्जी साइकिल के हिसाब से अलाइन करते हैं तो हम नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ फिक्स्ड हाई एनर्जी और लो एनर्जी पीरियड्स होते हैं। ये साइकिल सुबह से लेकर शाम तक चेंज होती रहती है। सुबह के टाइम यूजुअली हाई एनर्जी होती है जब आप फ्रेश फील कर रहे होते हो, तो इस टाइम आप अपने टफेस्ट टास्क जैसे क्रिएटिव वर्क या डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो हो सकता है, तो आपको रूटीन और इजी टास्क पे फोकस करना चाहिए। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपका फोकस पीक पे हो तो आपको क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स काम करना चाहिए, और जब आप थक चुके हो तब आपको छोटे और रिपीटेटिव टास्क करने चाहिए। जब आप अपने एनर्जी और फोकस साइकिल को समझते हैं तब आप अपने काम को एफिशिएंट और स्ट्रेस फ्री तरीके से कर सकते हो। अपनी एनर्जी को मैनेज करो और अपने काम को नेचुरली फ्लो होने दो। फिर आता है चैप्टर 12, द पावर ऑफ रिचुअल्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत पावरफुल है, रिचुअल्स। हाँ, आपने सही सुना, रिचुअल्स, जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और आपके मेंटल स्टेट को फोकस कर सकते हैं। आपके दिन को स्ट्रक्चर देने का एक सिंपल तरीका है रिचुअल्स। ऑथर डेविड कार्डवी कहते हैं कि रिचुअल्स हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब आप किसी काम को रेगुलरली एक फिक्स्ड रूटीन के साथ करते हो तो वो काम ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होता है। हमारे ब्रेन को प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है जो हमें डायरेक्शन देता है। आप चाहो तो अपने डेली रूटीन को रिचुअल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है जो आपके मूड और एनर्जी लेवल को बैलेंस करेगी। रिचुअल्स का गोल है अपने माइंड को रीसेट करना और आपको अपने टास्क पे फोकस करने में मदद देना। मान लो आप हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, उसके बाद आप एक कप कॉफी लेते हो और अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करते हो। ये सिंपल रिचुअल आपके ब्रेन को एक्टिव और अलर्ट रखता है और आप अपने टास्क को बिना किसी एफर्ट से कंप्लीट कर सकते हो। रिचुअल्स आपके डे को स्ट्रक्चर्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। रेगुलर रिचुअल्स आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं और आपके गोल्स को अचीव करना आसान बना देते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका दिन फोकस्ड रहे और आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहो तो अपने लिए कुछ इफेक्टिव रिचुअल्स क्रिएट करो। जब आप अपने दिन को स्ट्रक्चर देते हो आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हो। फिर आता है चैप्टर 13, डीप वर्क एंड फ्लो। ये चैप्टर बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम बात करेंगे एक पावरफुल स्टेट के बारे में, डीप वर्क और फ्लो। आपने शायद सुना होगा, लेकिन ये दोनों स्टेट आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। ऑथर डेविड कार्डवी कहते हैं कि डीप वर्क एक ऐसी स्टेट है जब आप अपने काम में इतना फोकस्ड होते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। जब आप इस स्टेट में होते हो आपके आइडियाज बहुत नेचुरली फ्लो करते हैं और आप अपना बेस्ट काम कर रहे होते हो। फ्लो स्टेट एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप अपने काम में फुल्ली इमर्स्ड होते हो और आपको लगता है कि टाइम का बिल्कुल सेंस नहीं है। आप किसी टास्क में इतना एनग्रोस्ड होते हो कि डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मान लो आप अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हो और आप एक ऐसे मोमेंट में हो जब आप बिल्कुल अपने काम में ही खो जाते हो। आपको कोई डिस्टरबेंस फील नहीं होता, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रहते हो। ये डीप वर्क और फ्लो का मैजिकल मोमेंट होता है। डीप वर्क तब होता है जब आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ करते हो। फ्लो स्टेट तब होता है जब आप अपने काम में फुल्ली इमर्स्ड हो जाते हो। डीप वर्क और फ्लो प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं क्योंकि आप अपने बेस्ट काम कर रहे होते हो। जब आप डीप वर्क और फ्लो स्टेट में होते हो तब आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होता है और अपने काम पे पूरा फोकस करना होता है। फिर आता है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर 14, द क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे, द क्रिएटिव स्वीट स्पॉट।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। पर कैसे, चलिए समझते हैं। ऑथर डेविड कार्डवी कहते हैं कि क्रिएटिव स्पॉट वही जगह है जहाँ आप अपनी स्किल्स को चैलेंज करते हो लेकिन आप अफेक्ट नहीं होते हैं। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को पीक लेवल तक पुश करते हो और आपको अपनी एबिलिटीज को बेस्ट यूज करने का चांस मिलता है, तब आप अपनी क्रिएटिविटी के स्वीट स्पॉट में होते हो। ये स्वीट स्पॉट तब आता है जब आप अपने काम को इतना एंगेजिंग बना लेते हो कि आप अपनी फुल अटेंशन उसमें लगा पाते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। मान लो आप अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको चैलेंज मिल रहा है लेकिन आप अपने स्किल्स को यूज करते हुए काम कर रहे हो। आपको इस टास्क को कंप्लीट करने में एक्साइटमेंट मिल रहा है। ये है आपका क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट वही है जब आप अपने टास्क को चैलेंजिंग बनाते हैं लेकिन वो अफेक्ट नहीं होते हैं। ये स्टेट आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को पीक पे ले जाती है। अपनी स्किल्स को चैलेंज करना और इम्प्रूव करना क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का हिस्सा है। जब आप अपने काम को क्रिएटिवली चैलेंज करते हो तब आप अपने बेस्ट आइडियाज को अनलेश करते हो। ये स्वीट स्पॉट आपके माइंड को फोकस और एंगेज रखता है और आप अपने फुल क्रिएटिव पोटेंशियल को यूज कर पाते हो। फिर आता है चैप्टर 15, द फर्स्ट आवर रूल। आपने सुना है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वैसे ही फर्स्ट आवर ऑफ योर डे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस रूल के बारे में जो आपको अपनी पूरी दिन की प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ऑथर डेविड कार्डवी कहते हैं कि आपका पहला आवर जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं तो आप पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो। ये फर्स्ट आवर आपका माइंड और बॉडी को रिसेट करने का टाइम होता है। अगर आप अपने फर्स्ट आवर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जो आपके मेंटल स्टेट को पॉजिटिव बनाती है तो आप अपने दिन को फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हो। मान लो आप सुबह उठकर अपने फोन को चेक करते हो या सोशल मीडिया पे घंटों भर टाइम वेस्ट करते हो। ये टाइम आपका पहला आवर बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट आवर में मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्लानिंग करते हो तो आप अपने दिन को फोकस्ड और एनर्जी से भर सकते हो। फर्स्ट आवर आपके दिन की प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन होता है। पॉजिटिव एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, प्लानिंग, एक्सरसाइज आपके माइंड को रिसेट करती है। अगर आप अपने फर्स्ट आवर को पॉजिटिवली यूज करते हो तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो सकता है। अपने फर्स्ट आवर को अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करते हो तो बाकी का दिन नेचुरली प्रोडक्टिव हो जाता है। फिर आता है चैप्टर 16, द क्रिएटिव साइकिल। आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिविटी का भी अपना एक साइकिल होता है? हाँ, क्रिएटिविटी का अपना रिदम होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्रिएटिव साइकिल के बारे में और कैसे ये आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकता है। ऑथर डेविड कार्डवी कहते हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस में एक साइकिल होती है। जब हम क्रिएटिवली काम करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर रिदम में काम कर रहे होते हैं। इस साइकिल को समझना जरूरी है ताकि आप अपने बेस्ट क्रिएटिव सेल्फ को अनलिश कर सको। क्रिएटिव साइकिल में 4 मेजर फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन, जब आप अपने आइडियाज को गैदर करते हो। सेकंड होता है इंक्यूबेशन, जब आप आइडियाज को दिमाग में प्रोसेस कर रहे होते हो। थर्ड होता है इल्यूमिनेशन, जब सडनली आपको बेस्ट आइडिया मिलता है। फोर्थ होता है वेरिफिकेशन, जब आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हो और टेस्ट करते हो। आप जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको रिसर्च और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। ये होता है हमारा प्रिपरेशन फेज। फिर आप अपने आइडियाज को ब्रेन डंप करते हो और उनको दिमाग में प्रोसेस करते हो। इसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन। फिर एक दिन सडनली आपको बेस्ट आइडिया मिलता है, इसे बोलते हैं हम इल्यूमिनेशन। और लास्ट में आप अपने आइडियाज को अप्लाई करते हो, ये होता है अपना वेरिफिकेशन। आपके क्रिएटिव आइडियाज नेचुरली फ्लो करते हैं जब आप इस साइकिल को फॉलो करते हो। आपको पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि क्रिएटिविटी टाइम लेती है। क्रिएटिव प्रोसेस एक नेचुरल साइकिल है और जब आप इसे समझकर अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हो तो आप अपने बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज को रिजल्ट में देख सकते हो। ये साइकिल आपको नेचुरली गाइड करती है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 17 की, द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। ये चैप्टर क्रिएटिव माइंड्स के लिए है। क्या आपने सोचा है कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक मूड का नाम नहीं है? क्रिएटिविटी को हम डिफरेंट मेंटल स्टेटस में एक्सपीरियंस करते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उन मेंटल स्टेटस के बारे में जो क्रिएटिव वर्क के लिए जरूरी है। ऑथर डेविड कार्डवी कहते हैं कि क्रिएटिव वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 7 डिफरेंट मेंटल स्टेटस होते हैं। ये
स्टेटस हमें अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करते हैं। फर्स्ट होता है द स्टेट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब आप अपने काम को इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हो। सेकेंड होता है द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, जब आप रिलैक्स्ड फील करते हो। थर्ड होता है स्टेट ऑफ प्लेफुलनेस, जब आप अपने काम को एंजॉय करते हो बिना किसी टेंशन के। द स्टेट ऑफ फोकस, जब आप अपने टास्क पर डीपली फोकस्ड होते हो, जैसा कि हमने डीप वर्क एंड फ्लो चैप्टर में समझा था। फिर फिफ्थ आता है स्टेट ऑफ फ्लो, जब आप अपने काम में फुल्ली इमर्स्ड होते हो। ये पॉइंट भी डीप वर्क एंड फ्लो से रिलेट करता है। सिक्स्थ होता है द स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन, जब आप अपने वर्क को रिव्यू करते हो और इम्प्रूव करते हो। सेवेंथ द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन, जब आपको आइडियाज और इंस्पिरेशन नेचुरली आती हैं। आपको अपने माइंड के डिफरेंट स्टेटस को समझना जरूरी है ताकि आप अपने क्रिएटिविटी को अनलेश कर सको। जब आप अपने मेंटल स्टेटस को कंट्रोल करते हो तब आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को मैक्सिमम तक यूज कर सकते हो। फिर आता है चैप्टर 18 द क्रिएटिव सिस्टम। अगर आप क्रिएटिविटी को एज ए सिस्टम देखना चाहते हो तो ये चैप्टर आपके लिए है। क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है जिसे सिस्टमैटिकली अप्रोच कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी को एक सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। आपको अपने आइडियाज को प्रोसेस करना पड़ता है, उन्हें रिफाइन करना पड़ता है और फिर अपने आउटपुट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यहाँ भी वैसा ही है। इनपुट में आता है आइडियाज और इंस्पिरेशन जो आप गैदर करते हो। फिर है प्रोसेस, आप अपने आइडियाज को एनालाइज, रिफाइन और एक्सपांड करते हो। फिर लास्ट में आता है आउटपुट, फाइनल रिजल्ट जो आप क्रिएटिवली प्रोड्यूस करते हो। मान लो आप एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो। पहले आप अपने ऑडियंस को समझकर आइडियाज गैदर करते हो, ये हो गया इनपुट। फिर आप उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हो और उन पे रिसर्च करते हो, ये हो गया हमारा प्रोसेस। और फाइनली आप अपने कंटेंट को शूट और एडिट करते हो, ये होता है हमारा आउटपुट। जब आप क्रिएटिविटी को एक सिस्टम बनाते हैं तब आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको क्रिएटिव रिजल्ट देने में मदद करेगी। फिर आता है चैप्टर 19 द क्रिएटिव एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हो कि आपके एनवायरनमेंट का आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है? हाँ, आपका वर्क स्पेस, आपका सराउंडिंग्स, आपका एटमॉस्फेयर सब क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्रिएटिव एनवायरनमेंट के बारे में। ऑथर कार्डवी कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपकी क्रिएटिविटी को इंस्पायर या ब्लॉक कर सकता है। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लटर्ड और डिस्ट्रैक्टिंग है तो आपका माइंड भी फोकस नहीं रह पाता। इसलिए एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपका डेस्क क्लटर्ड है तो आपका ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रैक्ट फील करता है। अगर आप अपने वर्क स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखते हो तो आपका माइंड भी फोकस रहता है। अपने एनवायरनमेंट को सेटल करने से आप अपनी क्रिएटिविटी को इजीली अनलेश कर सकते हो। जब आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव और इंस्पायरिंग होता है तब आप अपने क्रिएटिविटी को बेस्ट से बेस्ट कर पाते हो। फिर आता है चैप्टर 20 द क्रिएटिव माइंडसेट। क्या आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आपको क्रिएटिव वर्क करने से रोक लेते हैं? इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव माइंडसेट के बारे में और कैसे ये आपको अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है। ऑथर कार्डवी कहते हैं कि क्रिएटिव माइंडसेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस को ओपनली और पॉजिटिवली अप्रोच करते हो। आपको अपने माइंड को ओपन और फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है ताकि आप नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर सको और फियर ऑफ फेलियर से दूर रहो। अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट नहीं होगा तो आप अपने क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को ओपन रखते हो और मिस्टेक से सीखते हो तो क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करने लगती है। क्रिएटिव माइंडसेट से आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलेश कर सकते हो। जब आप अपने माइंड को ओपन और पॉजिटिव रखते हो तो क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करने लगती है। फिर आता है लास्ट चैप्टर द क्रिएटिव लाइफ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव लाइफ के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी लाइफ क्रिएटिव हो तो आपको अपने दिन में क्रिएटिविटी को इंटीग्रेट करना होगा। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लीव अ क्रिएटिव लाइफ एवरी सिंगल डे। ऑथर कार्डवी कहते हैं कि क्रिएटिव लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को क्रिएटिविटी से अप्रोच करो। अगर
आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आप अपने वर्क को क्रिएटिव आइडियाज से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप एक टीचर हो तो आप अपने टीचिंग स्टाइल को क्रिएटिव तरीके से अप्रोच कर सकते हो। क्रिएटिव लाइफ का मतलब है अपने हर काम को क्रिएटिवली अप्रोच करना। अपनी लाइफ में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को इंक्लूड करते हो तब आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हो। आज हमने समझा कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक इल्यूजन था और असली गेम है माइंड मैनेजमेंट। जब आप अपने माइंड को समझकर उससे प्रॉपरली अलाइन करते हो तब आप अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ओवरऑल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। याद रखना, हम सबके पास सेम 24 आवर्स होते हैं, लेकिन जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं वो ही अपनी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो अब टाइम है अपने माइंड को फ्री और पावरफुल बनाने का। अगर आपने इस बुक से कुछ सीखा है तो अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करो और देखना कैसे आपकी लाइफ का हर मोमेंट अमेजिंग हो जाता है। तो आप लोग रेडी हो अपने माइंड को अनलॉक करने के लिए? क्योंकि जब माइंड मैनेजमेंट सही हो तो दुनिया आपकी है। लेट्स क्रिएट, लेट्स इनोवेट एंड लेट्स लिव अ क्रिएटिव लाइफ। और ऐसी ही ऑडियो बुक्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।